दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र है या नहीं, इस पर चर्चा होगी या नहीं होगी। शायद सबसे बड़ा सवाल इस वक्त लोकतंत्र का है। वही लोकतंत्र जिसके अक्स तले इस देश में चुनाव होते हैं और चुनाव कराने के लिए इस देश में एक चुनाव आयोग है। उस चुनाव आयोग की अगुवाई करने वाले ज्ञानेश कुमार की कुर्सी बचेगी या नहीं बचेगी, यह सब कुछ संसद पर टिका है या सरकार पर टिका है, या फिर प्रोटोकॉल वाकई इस दिशा में बढ़ जाएगा जहां पर बात सिर्फ महाभियोग की आएगी और चली जाएगी, या फिर चर्चा होगी या फिर चर्चा होने ही नहीं दी जाएगी। लेकिन इन सब के बीच धड़कनें किसकी बढ़ गई है, और धड़कनें इस हद तक बढ़ चुकी है कि दरअसल अब चुनाव आयोग की भूमिका एक सरकारी नेता के तौर पर कहीं नजर तो नहीं आने लगी है, क्योंकि इससे पहले इस देश में जो कुछ हुआ जैसे हुआ उससे ठीक हटकर एक नई लकीर चुनाव आयोग खींच रहा है। चुनाव आयोग जिस रास्ते चल रहा है वो रास्ता विपक्ष की राजनीति को अच्छा लगता नहीं है। अच्छा तो दूर की बात है, आज तो बैठक में यह भी बात आ गई कि दरअसल लोकतंत्र खत्म करके लोकतंत्र का गुणगान संसद को चलाकर जिस तरीके से सरकार रखना चाहती है, अब वो विपक्ष को मंजूर नहीं है। क्योंकि इस तरीके से अगर लोकतंत्र का मंदिर बचा रह गया या फिर चलता रह गया तो इसी लोकतंत्र के मंदिर में लोकतांत्रिक तरीके से सांसदों का आना बंद हो जाएगा, और जब वही बंद हो जाएगा तो उसके बाद जो लोकतंत्र का मंदिर होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी के अधीन होगा, उसी के इशारे पर उसे चलना होगा, और इसे लोकतंत्र नहीं, इसे तानाशाही कहते हैं। यह नौबत क्यों आ गई और कैसे आ गई, इस पूरी प्रक्रिया को समझने से पहले हमें लगता है आज शुरू में ही एक सफर पर निकल चलिए। यह सफर ऐसा है जिसमें पहली बार इस देश के भीतर बात सीबीआई से शुरू हुई थी, बात ईडी तक गई, उसके बाद देश के तमाम संस्थानों पर गई, संस्थानों के बाद इस देश के भीतर कॉरपोरेट तक बात पहुंची, कॉरपोरेट के बाद इस देश में कॉरपोरेट का पैसा कैसे सत्ताधारी पार्टियों को मिलता है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड तक पहुंची, इलेक्ट्रल बॉन्ड की दस्तक सुप्रीम कोर्ट के भीतर हुई, उसके बाद बात मीडिया तक पहुंची जिसने खामोशी बरत ली। मीडिया की खामोशी के बाद परिस्थितियां ने इस देश के भीतर में पॉलिसी मेकर्स को ही इस अंदाज में खड़ा कर दिया जहां पर कॉरपोरेट किसी के साथ हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, संस्थान ढहते चले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, मीडिया की भूमिका सरकार के अधीन लगने लगे, दिखाई देने लगे, या फिर वह खुद ही प्रवक्ता हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस पॉलिसी पैरालिसिस के बाद असल भूमिका इस देश के भीतर में मंत्री और मंत्रालयों की भूमिका आई, खर्चों पर निगरानी वाली सीएजी ने भी खामोशी बरत ली, और एक परिस्थिति भारत की राजनीति के साथ साथ चलते चलते जो कल तक सिर्फ धर्म या सांप्रदायिकता के आधार पर इस देश को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रही थी, और उसका असर आप कह सकते हैं वो मलियाना का दंगा हो, वो मुजफ्फरनगर का दंगा हो, भागलपुर का दंगा हो, वो गुजरात के भीतर जो कुछ 2002 में हुआ वही नजारा क्यों ना हो, या फिर इन सब के बीच सामाजिक ताना बाना तोड़ते तोड़ते बात अगड़े पिछड़े से होते हुए पिछड़ा अति पिछड़ा दलित आदिवासी और माइनॉरिटीज के वोट बैंक तक आकर खड़ी हो गई। समाज के भीतर की ये तमाम लकीरों को एक क्षण में तब लगा बेअसर कर दिया गया जब इस देश के वो संस्थान जिन संस्थानों के आश्रय इस देश को चलना है, इस देश को चलाया जा रहा है, इस देश में एक संविधान है, उसमें पहली निगाह लोगों की चुनाव आयोग पर गई, और उसके ठीक समानांतर एक रेखा सुप्रीम कोर्ट को लेकर इस देश में खिंचती चली गई। अब सवाल यह था कि क्या इस देश के भीतर जब चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी बहस राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, संगठनों के तौर पर, पार्लियामेंट्रीज के तौर पर अगर खुलकर होने लग जाए तो यह लोकतंत्र का प्रतीक है, या फिर लोकतंत्र को खत्म करने की दिशा में हर किसी को इसका अभ्यस्त बनाकर
संसद को चलाते रहने की एक सोच है। यह है क्या चीज? और यहीं से बात शुरू हो चुकी है अब कि क्या वाकई कल से शुरू होने वाली संसद चलेगी या नहीं चलेगी। अगस्त के महीने में 300 से ज्यादा सांसद सड़क पर उतरे थे। जी, ये नजारा अगस्त का ही है, जब 300 से ज्यादा सांसद सड़क पर उतरकर ये बताने लगे थे कि कैसे वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग की भूमिका आंखों पर पट्टी बांधकर चलने वाली हो चुकी है और चुनाव आयोग के प्रवक्ता के तौर पर इस देश की सत्ता सरकार सामने बार बार आ जाती है। शायद यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके बाद यह लगने लगा चुनाव आयुक्त को लेकर जो नियुक्ति सरकार खुद करती है वो चुनाव आयुक्त सत्ता के साथ खड़ा नहीं होगा तो किसके साथ होगा। और वो बात निकलते निकलते यहां तक अब आ गई कि अगर संसद को कल से चलना है तो फिर एसआईआर पर बातचीत करनी होगी, क्योंकि याद कीजिए पिछली बार संसद नहीं चल पाई थी एसआईआर की वजह से, वोट चोरी के नारे लगते रह गए। तो सवाल है इस देश के भीतर वो कौन सा मुद्दा है जिसे इस देश का पार्लियामेंट्री उठाए, और अगर पार्लियामेंट्री किसी मुद्दे को उठाता है और जनता को जोड़ता है और उसके बाद वोटर लिस्ट में उस जनता का नाम ही गायब हो जाए जो विपक्ष की सोच के साथ खड़ा हो या सरकार से रूठा हुआ हो, तो क्या होगा। तो क्या इसीलिए ये एसआईआर की पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन इस दौर में सरकार की सांसें भी फूल रही हैं, तो सरकार के जो सबसे उम्दा नौकरशाह इस वक्त ज्ञानेश कुमार है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने हल्के फुल्के नहीं बल्कि एक ऐसे निर्णय की दिशा में कदम बढ़ा दिया जो इससे पहले कभी किसी ने बढ़ाया नहीं था। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार एसआईआर हो रहा है, पहली बार वोटर लिस्ट तैयार हो रही है, लेकिन पहली बार जिन अधिकारियों को यह काम सौंपा गया कि आप इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं यानी ईआरओ है, आपको सरकार 30,000 रुपए महीने का देगी। इससे पहले कभी उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता था। जो एईआर हो यानी जो असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर हो, उनको 25,000 रुपए महीना देगी। यह भी सरकार ने पहली बार तय कर लिया। और उसके बाद जिन बीएलओस को 12,000 मिल रहे थे, उन बीएलओस की वेतन को 18,000 कर दिया गया। जिन्हें अपने तौर पर तैयार करने वाले बीएलओ सुपरवाइजर थे, उनके 12,000 से 18,000 किए गए। जो बीएलओ थे उनके 6,000 से 12,000 किए गए। जो मतदाता सूची इंसेंटिव संशोधन को तैयार कर रहे हैं उनको 1,000 रुपया दिया जाता था, तो उनको भी 1,800 रुपए दिए जाने लगे। यानी निर्णय वेतन के तौर पर है, निर्णय पॉलिसीगत तरीके से वोटर लिस्ट की जो गड़बड़ियां उसको लेकर नहीं है। और इस पूरी फहरिस्त में जब देश भर के भीतर जो 9 राज्यों में और 3 केंद्र शासित राज्यों में जो एसआईआर की लिस्ट तैयार हो रही है, जब खबरें आनी शुरू हुई 1, 2, 10, 20, 25, 26, 27, 28 बीएलओस की मौत हो रही है और वो दबाव में है, तब इलेक्शन कमीशन ने कहा इनको आप सुरक्षा दीजिए। लेकिन उसके बाद जो पत्र निकल कर आने शुरू हुए उसने बताना शुरू कर दिया कि दरअसल सुरक्षा से ज्यादा बड़ा मसला तो उन पर जो काम थोपा जा रहा है वो है, और जिस तेजी के साथ उन्हें यह काम करना है वह भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन बात उसके बाद आगे बढ़ गई और बात इस दिशा में आई कि अब वाकई अगर सबको पैसा दुगना कर दिया जाए तो वो दुगने घंटे काम करना शुरू कर देगा, जिसको लेकर वो दबाव में खुदकुशी कर रहा है। तो ये दुगनी की दुगनी वेतन की परिस्थितियों के भीतर 1 2 नहीं 2 दर्जन से ज्यादा, जी 2 दर्जन शब्द ठीक लगेगा नहीं आपको, लेकिन इसी तरीके का ट्रीटमेंट क्या इस देश के भीतर बीएलओ को लेकर है। और तमाम राज्यों में पूरी की पूरी लिस्ट और उनके चेहरों को जरा देख लीजिए। अब ये इस दुनिया में नहीं है।
सब कुछ खुली आंखों के सामने हो रहा है। सब कुछ इस देश के नियम कायदों के तहत हो रहा है। सब कुछ इस देश के भीतर सत्ता को बचाने की रफ्तार को इलेक्शन कमीशन ने जो एक्सीलेटर दबाया है, उसके तले इतनी मौतें हो चुकी हैं। हर परिवार के भीतर क्या कुछ घट रहा होगा, इससे हटकर कल संसद में क्या होगा, इसको लेकर सांसें किसकी फूल रही है। और अगर ज्ञानेश कुमार की कुर्सी पर अब खतरा है, सवाल महाभियोग का है, सवाल क्रेडिबिलिटी का है, सवाल साख का है, सवाल इस देश में लोकतंत्र को लेकर होने वाली बहस जो लोकतंत्र के मंदिर में होती है, वह भी चिटककर कहीं कल से सड़क पर तो नहीं होने लगेगी। और पूरा विपक्ष कल से कहीं सड़क पर आकर यह चर्चा करने तो नहीं बैठ जाएगा कि हम संसद के भीतर चर्चा नहीं करेंगे। उस टेलीविजन के जरिए जो लाइव टेलीकास्ट करके दिखाया जाता है दूरदर्शन पर, हम उसमें शामिल नहीं होंगे क्योंकि उसमें कैमरा तो आप ही पर रहता है। तो क्यों नहीं हम संसद से बाहर निकलकर सड़क की चौखट पर जाके बैठ जाएं, जो चौखट सीधे तौर पर पार्लियामेंट और आम लोगों के बीच की सड़क के बीच खड़ी है, वहीं हम डिस्कशन कर लें। क्या यह स्थिति आने वाली है? और इन सब के बीच इलेक्शन कमीशन कौन सी परिस्थितियों पर जी रहा है? उसने कहा ठीक है, कुछ सुधार कर लेते हैं। अब जो बात होगी उसमें जितनी जो कुछ हो गई वो सही है अपनी जगह पर, लेकिन जो 4 दिसंबर तक की तारीख है उसको हम बढ़ाकर 11 दिसंबर कर देते हैं। यानी 1 हफ्ते का वक्त और दे देते हैं बीएलओस को, राहत के लिए, पानी के लिए, ऑक्सीजन के लिए। और पहला ड्राफ्ट जो 9 दिसंबर को आना था, अब उसकी तारीख बढ़ाकर 16 दिसंबर कर देते हैं। और इन सब के बीच जो आपत्ति और दावे जो इससे पहले 9 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच होने थे, अब वो 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक के बीच होंगे। जो सुनवाई और सत्यापन की घटना होगी, जो भी वोटर लिस्ट को लेकर होगा, इससे पहले 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक था, अब वो 16 दिसंबर से 7 फरवरी तक का होगा। और आखिरी वोटर लिस्ट की तारीख जो 7 फरवरी थी, अब उसको बढ़ा देते हैं। उसका दिन तय करते हैं वैलेंटाइन डे, 14 फरवरी। तमाम चीजें आपकी आंखों के सामने है। लोकतंत्र के मंदिर में कल क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, लेकिन सरकार का नजरिया क्या है और विपक्ष की सोच क्या है, विपक्ष क्या सोच रहा है, देख लीजिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से केवल एसआईआर। सर, एसआईआर को लेकर के जिस तरह से गड़बड़ी की बात आ रही है 12 राज्यों में, क्या यूपी में भी गड़बड़ियां कर रहे हैं कुछ लोग? देखिए, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर अधिकारियों के दबाव में बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं, उनसे वोट काटने के लिए कहा जा रहा है। जिस प्रकार से भारत के विभिन्न राज्यों से चुनाव आयोग चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के पश्चात जिस प्रकार से राजनीतिक पक्षपात रख रही है, तो क्या भारत में चुनावी प्रक्रिया संवैधानिक रूप से चलेगी? यानी विपक्ष तैयार है तो क्या सरकार भी तैयार है? पिछली बार भी संसद इसी तरीके से धुल गई। लोकतंत्र के मंदिर के भीतर लोकतंत्र के खतरे का अंदेशा उसी पार्लियामेंट को ना चलने देने के साथ खड़ा होता चला गया और बड़ा होता चला गया। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में एक सवाल और है। यह मामला तो सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर भी है, और जब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर है तो उसकी भूमिका क्या होगी? वह भी ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट निशाने पर इस देश के हर शख्स के दायरे में आ चुका हो। हर शख्स का मतलब यह है कि हर कोई सुप्रीम कोर्ट से जो आस, उम्मीद, न्याय की सोच को लगाए हुए है, क्या वो सब कुछ खारिज हो चला है? शायद इसीलिए एक गुस्सा इस बात को लेकर भी विपक्ष में है, वो जाए तो जाए कहां? क्योंकि एसआईआर को लेकर तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हुआ है, केरल ने दरवाजा खटखटाया हुआ है, पश्चिम बंगाल वहां पहुंच चुका है, उससे पहले बिहार को लेकर पहुंच चुके थे। सुनवाई 2 दिसंबर को है, यानी कल से संसद और उसके बाद अगले दिन अगली सुनवाई। बंगाल को लेकर सुनवाई 9 तारीख को होगी, यानी सुप्रीम कोर्ट की एक अपनी रफ्तार है। तो यहां पर सत्ता क्या सोचती है लोकतंत्र और लोकतंत्र के मंदिर को लेकर, उससे पहले तो एक परीक्षण सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए।
और सुप्रीम कोर्ट को लेकर कौन सी सोच कैसे समाज में रेंग रही है, इसका खुला और खुला नजारा पहली बार बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने अप्रैल के महीने में दिया था। उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि इस देश के भीतर धर्म के नाम पर जो दंगे और जो कुछ होता है टकराव, उसकी वजह सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट इस देश में अराजकता फैलाना चाहता है। इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था बीजेपी के सांसद के जरिए और बात होते होते उसके बाद अप्रैल के बाद अब नवंबर के महीने में हम आकर खड़े हैं और अब जमायते उलेमा हिंद के मदनी ये कहने से चूकते नहीं है, जिस सुप्रीम कोर्ट की साख में सुप्रीम ही गायब हो जाए तो भरोसा और उम्मीद किससे बचेगी। ऐसे में तो हमें चीजों को नए तरीके से देखना और जिहाद की दृष्टि से भी आगे बढ़ना होगा। क्या जैसे ही जमायते उलेमा हिंद की तरफ से आवाज आई, पूरी बीजेपी खड़ी हो गई, सरकार खड़ी हो गई। लेकिन जब निशिकांत दुबे की आवाज आई थी तब कोई खड़ा नहीं हुआ था। इन दोनों को एक साथ सुनने की जरूरत आज इसलिए है क्योंकि दोनों के निशाने पर सुप्रीम कोर्ट है, दोनों की दो दिशा है, लेकिन इस देश में लोकतंत्र है। क्या यही इसका सबूत है कि इस देश में सबसे उच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट को भी खारिज करने की परिस्थिति में यह देश खड़ा हो गया है? याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाने का, उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। क्या अब सवाल किया जा सकता है लोकतंत्र को लेकर? कोई लोकतंत्र के मंदिर के भीतर लोकतंत्र पर चर्चा होगी या नहीं होगी? क्या यह सवाल किया जा सकता है? यही सवाल आज सत्ता से पूछा गया। अगर विपक्ष चाहता है कि लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र के खतरे जो है उस पर चर्चा हो जाए और उसमें चुनाव आयोग की भूमिका पर चर्चा हो जाए, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी एक वक्त संसद की मुहर यह कहकर लगाई थी कि संसद से बड़ा कुछ नहीं होता है, तो क्या इस संसद का कोई महत्व नहीं बचेगा? और अगर संसद नहीं चलेगी तो फिर इस देश में चलेगा क्या? संसद चलेगी नहीं, सुप्रीम कोर्ट निशाने पर है, इलेक्शन कमीशन कटघरे में खड़ा किया जा चुका है, इस देश के कॉरपोरेट पूरे तरीके से सत्ता के साथ गलबैया डाले हुए हैं, तमाम संस्थान जो नौकरशाही के अधीन है वो नौकरशाही सरकार की चाटुकार हो चुकी है, मीडिया सरकार के सामने रेंगता हुआ नजर आ रहा है, पॉलिसी लाभार्थी योजना के तहत जनता तक पहुंचती है, इससे हटकर कोई पॉलिसी ऐसी नहीं जो जनता का हित साधने वाली हो। इन सारी परिस्थितियों के बीच जो सरकार पर निगरानी वाली सरकार की संस्था जो खास तौर से पैसों को लेकर सीएजी है, कोई भूमिका नहीं है। और यह पूरी परिस्थिति धीरे धीरे भारत की राजनीति को जिस दिशा में लाकर खड़ा कर चुकी है, उसके बाद चुनाव ही तो आखिरी तंत्र बचा है जहां पर इस पूरी दौड़ से दूर एक वोटर के तौर पर देश में जनता क्या सोचती है, क्या उसके अधिकार भी छीने जा रहे हैं, उस पर चर्चा होगी या नहीं होगी? क्या कहा कानून मंत्री ने, क्या कहा संसदीय मंत्री ने, सुनिए। पिछले बार के बाद और इस बार में परिस्थितियां बदली। उसके बाद बिहार का चुनाव हुआ। बिहार के चुनाव में भी जनता ने अपना कुछ मतदान के करके जो मत सुनाया, उसके बाद परिस्थितियां बदली भी है ना। तो सर क्या करना है? इलेक्शन कमीशन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस समय 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। पार्लियामेंट नहीं चलेगा ऐसा किसी ने नहीं कहा, या चलने नहीं देंगे ऐसा भी किसी ने नहीं कहा। कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने ये कहा कि एसआईआर को लेकर के सदन में हंगामा कर सकता है, ये कहा है। यानी यह भी तस्वीर साफ हो गई कि सरकार की मंशा संसद को चलाने की है, माइनस एसआईआर, माइनस इलेक्शन कमीशन, माइनस इस देश के भीतर की वोटर लिस्ट, माइनस डेमोक्रेसी। जी, अगर नजरिया यह है तो इन सब के बीच अगर टकराव इतना व्यापक और बड़ा हो चला है तो बची कौन सी संस्था? बचा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट भी निशाने पर
हर दृष्टि से कैसे आ चुका है उसकी भी बानगी आपने देख डाली। तो भरोसा और उम्मीद के बीच एक नई सोच उभरती है। क्या इस देश के भीतर एक दूसरी परिस्थिति बाकायदा खड़ी की जा रही है? इस परिस्थिति का मतलब यह है कि जो देश के हाथ में जिसके पास ताकत राजनीतिक है और उस ताकत के तहत संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जो इस देश के तमाम संस्थान हैं और इस संविधान की व्याख्या करने वाली सुप्रीम कोर्ट, वह भी सत्ता के साथ यानी राजनीतिक ताकत के साथ अगर खड़ी हो जाए तो बचेगा क्या? बचेगा एक नया देश, एक ऐसा देश जिसमें जिसके पास राजनीतिक सत्ता है उसी के हिसाब से देश की परिभाषा, राष्ट्रवाद की परिभाषा, संविधान की व्याख्या करने वाली सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा, चुनाव कराने वाली संस्था इलेक्शन कमीशन की परिभाषा, इस देश के स्वायत्त और संवैधानिक संस्थानों की परिभाषा, इस देश के भीतर मीडिया की परिभाषा, सब कुछ तो वही गढ़ेगा। आप कहेंगे यह संभव ही नहीं है। बिल्कुल यह संभव नहीं है। लेकिन एक वक्त इस देश के प्रधानमंत्री इस देश के चीफ जस्टिस के साथ उनके घर पर पूजा करते हुए नजर आए थे तो कई सवाल उठे थे। एक वक्त इस देश के भीतर चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के चंद दिनों के बाद राज्यसभा लाया गया तो कई सवाल उठे थे। एक चीफ जस्टिस के बुलडोजर पर दिए निर्णय की बुलडोजर के जरिए ही धज्जियां कैसे उड़ाई गई तो कई सवाल उड़े थे। एक लंबी फेरिस्त है इस देश के भीतर सुप्रीम कोर्ट से उठते सवाल और सत्ता के साथ उसका साथ खड़े होना और इन सब के बीच संविधान की व्याख्या जिसमें चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था हो उसको खारिज कर देना। तो ऐसे में एक तस्वीर और देख लीजिए। यह जजेस के बैडमिंटन टूर्नामेंट का दृश्य है जिसमें एक तरफ चीफ जस्टिस की मौजूदगी है, उनके साथ एक दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और उनके सामने अपोनेंट पार्टी में इस देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल साहब और उनके साथी दूसरे संसदीय मंत्री किरण रिजिजू हैं। ये सब बैडमिंटन खेल रहे हैं। इसी वक्त इसी दौर में सिर्फ 24 घंटे पहले जी देख लीजिए। आप रूल बता दो। अब आपके जहन में सारी तस्वीरें साफ हो चुकी होगी। लोकतंत्र के मंदिर का मतलब क्या है? उस लोकतंत्र के मंदिर के भीतर विपक्ष की भूमिका क्या है? उसी लोकतंत्र के मंदिर के भीतर सत्ता कौन सी पूजा चाहती है? और वहां तक पहुंचने का रास्ता जिस लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए उठता है उसमें इलेक्शन कमीशन कहां पर खड़ा है? और अगर तमाम जगहों पर कोई आहत हो रहा है तो ऐसे में इस देश के संविधान के तहत हर दृष्टि को पाक साफ दिखा पाने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के भीतर का सच क्या है? सब कुछ तो आपकी आंखों के सामने है। क्योंकि बात शुरू इस देश में सीबीआई को तोता कहने से हुई थी, वहां से बात निकलते निकलते ईडी तक पहुंची थी और इन सब के बाद वो सीबीआई और ईडी अगर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के बीच तब्दील होती हुई आपको दिखाई दे रही हो तो आखिरी सवाल तो यही है। सत्ता के लिए भी शायद संसद का यह सत्र एक आखिरी हथियार है, आखिरी तीर है और मौजूदा वक्त में विपक्ष के लिए भी इस बार का संसद सत्र और उसके बाद की पूरी पहल शायद उनके लिए एक आखिरी मौका है। अन्यथा इस देश के भीतर की हकीकत बीएलओ की होती मौत में बीएलओ का वेतन तो 5 गुना ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। जो पैसा जो सुविधा मिल रही है सब कुछ दुगना तिगुना चौगुना किया जा सकता है। क्योंकि जब चुनाव आयोग के नियम कायदों के बीच 10,000 रुपए बिहार में खुल्लम खुल्ला बांटे जाएं और इलेक्शन कमीशन के नियमों की धज्जियां खुले तौर पर उड़ती हुई दिखाई दे रही हो
और फिर भी अगर इलेक्शन कमीशन चुप रहे और पैसा बांटने वाला सत्ता और सरकार का प्रतीक हो, जो पैसा इस देश की जनता के टैक्स पेयर का पैसा हो, तो मतलब बहुत साफ है। वाकई देश के भीतर एक नया देश बनाने की सोच विकसित हो चली है। विपक्ष को चुनौती है, रोक सको तो रोक लो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।